मंगल ग्रह। कजाकिस्तान में आपका स्वागत है। भाई मैं आपको अपना कजाकिस्तान दिखाता हूँ, चलिए। ये ईगल हंटर्स की जमीन है। आपने ये पूरा शहर शुरू से बसाया? हाँ। Несите дальше флаг родной России! Lying there under the stars. क्या आप शादीशुदा हैं? Laughing at मेरी शादी इससे हुई है। इससे? ओह! यहीं से इंसान ने पहली बार पृथ्वी से बाहर कदम रखा था। अंतरिक्ष की पहली यात्रा यहीं से शुरू हुई थी। हमारी जर्नी अलमाटी से शुरू होती है, जो पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत शहर है। ये कजाकिस्तान का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत शहर है और देश का कल्चरल और इकोनॉमिक सेंटर भी है। इसके नाम का मतलब है सेबों का घर। ये हमारी ट्रेडिशनल कजाक लड़कियां हैं। एयरपोर्ट पर इन्होंने हमारा इसी तरह स्वागत किया। अभी हम एयरपोर्ट पर हैं। देखिए हमारा कैसे स्वागत हो रहा है। ये हमारा ट्रेडिशनल खाना है। आप ये एयरपोर्ट तक लेकर आए। हाँ। वाह! पूरी जर्नी में साथ रहने वाले और एयरपोर्ट पर हमारा स्वागत करने वाले थे दास्तान। कजाकिस्तान को दिखाने वाले इनकी वीडियोस ने दुनिया भर के करोड़ों लोगों को हैरान कर दिया है और इन्हीं की वजह से हमने इस देश में आने का फैसला किया। ये ईगल हंटर्स की जमीन है। ये मेरी 2 ईगल हैं। शिकार के लिए बेहतरीन है। क्या ये फीमेल है? हाँ, दोनों फीमेल हैं। इनका कहना है कि फीमेल ईगल्स मेल ईगल्स से ज्यादा बड़ी और ताकतवर होती हैं, इसलिए शिकार के लिए इन्हें ज्यादा पसंद किया जाता है। आपको लेडीज ज्यादा पसंद है ना? क्योंकि ये ज्यादा ताकतवर होती हैं। ज्यादा ताकतवर और कम शोर मचाती हैं। मेल ईगल्स काफी आक्रामक होते हैं। फीमेल ईगल शिकार के लिए सबसे अच्छी होती हैं। ताकतवर, सभ्य और शांत। इसके भी इमोशंस होते हैं। हाँ, ये आपके साथ अच्छी है, ये आपकी अच्छी दोस्त है। हाँ, इससे आप बात भी कर सकते हैं। इनका साइज तो देखिए। कजाकिस्तान के इन पहाड़ों में लोग ईगल्स के साथ कैसे रहते हैं। मेरी ईगल आजाद होकर उड़ती अच्छा। है। बहुत ऊंचा उड़ती है और ये कमाल की शिकारी भी है। ये हिरण, लोमड़ी और यहाँ तक कि उल्लुओं का भी शिकार करते हैं। मुझे ईगल्स बहुत पसंद है। आपको ईगल्स पसंद है? हाँ, लेकिन मेरा नाम असलान है। असलान, जिसका मतलब होता है शेर। इनके पंजे तो देखिए। ये सिर्फ 5 साल की है, लेकिन इसका साइज देखिए। एक ईगल कभी भी पूरी तरह अपने हंटर की नहीं होती। ये रिश्ता बस कुछ समय का होता है और एक दिन ये फिर जंगल लौट सकती है। यहाँ के लोग हजारों सालों से इस परंपरा को निभाते आ रहे हैं। इन मुश्किल पहाड़ों में रहने के लिए ये ईगल्स पर निर्भर रहते थे। हिरण और भेड़ियों का शिकार करने के लिए उन्हें इनकी जरूरत पड़ती थी। यानी ये सदियों पुरानी परंपरा आज भी जिंदा है। कहते हैं ईगल की नजर कमाल की होती है। कमाल है, ये बहुत ज्यादा ऊंचाई से भी अपने शिकार को देख लेती है। इसके पंजे ब्लेड जैसे तेज हैं। इनमें भेड़िए तक को मार गिराने की ताकत है। इसका वजन 7 किलो है। इन दोनों का रिश्ता बहुत गहरा है। गुड गर्ल।
इसके सुनहरे पंखों की वजह से इसे गोल्डन ईगल कहा जाता है। कज़ाक लोगों के लिए ईगल सबसे खास पक्षी है और सबसे कीमती मेटल है सोना। गोल्ड? हाँ। इसके बाद हम पहाड़ों की ओर निकले, जहां ईगल हंटर्स के साथ उनके ट्रेडिशनल नोमैडिक टेंट्स में एक दिन बिताना था और कजाकिस्तान की देहाती जिंदगी को करीब से देखना था। Көбінесе жастарға беріп қошаметтеп қолдап жіберіңіздер. कजाकिस्तान में दुनिया के कुछ सबसे बड़े खुले घास के मैदान हैं। जहां तक नजर जाती है बस खुले ही खुले मैदान हैं। हम ये घर बना रहे हैं, ये एक ट्रेडिशनल डिजाइन है। ये ट्रेडिशनल कज़ाक घर है। कज़ाक लोगों के लिए इसकी बहुत अहमियत है। ये लोग 1000 सालों से भी ज्यादा समय से ऐसे ही घरों में रह रहे हैं। आज हम भी ऐसा ही एक घर बनाएंगे और फिर ईगल हंटर्स के साथ जुड़ेंगे। इन छोटे छोटे छेदों में टेंट का लकड़ी का फ्रेम लगाया जाता है। और ये लेयर इंसुलेशन का काम करती है। ये भेड़ के ऊन से बना हुआ है, 100% नेचुरल। बाहर गर्मी हो तो अंदर ठंडा रहता है और बाहर ठंड हो तो अंदर गर्म रहता है। अब हम पारंपरिक खाना खाएंगे, इसलिए कजाकिस्तान के इन पहाड़ों में यहाँ एक गड्ढा खोदा जा रहा है। ये तो कमाल है। देखिए, इन्होंने तो ईगल्स के लिए भी अलग टेंट बनाया है। नोमैडिक कैंप। गोल्डन ईगल आसमान से 240 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा की रफ्तार से डाइव लगा सकता है। ईगल से शिकार करना सेंट्रल एशिया की एक जीवित सांस्कृतिक परंपरा है। इसके बाद हम अलमाटी के पास एक बेहद खूबसूरत झील के पास पहुंचे, जिसे देखकर आपको लगेगा जैसे आप कनाडा में हो, लेकिन ये कजाकिस्तान है। इन रंगों को देखिए, इस जगह की खूबसूरती देखिए। ये पहाड़, ये घाटियां, नजारा तो बिल्कुल अविश्वसनीय है। कहते हैं पहले यहाँ जंगल था जिसके बीच से एक नदी बहती थी, फिर भूकंप आया और ये झील बन गई। क्या कहते हैं? पानी में डुबकी लगाकर देखें नीचे क्या है। कजाकिस्तान एक बेहद विशाल देश है, जिसके अंतहीन मैदान, घाटियां, रेगिस्तान, पहाड़,
झीलें और नदियां पूरे एशिया के बीचों बीच फैली हुई इस प्राचीन जमीन की जड़ें बहुत गहरी और इतिहास और सांस्कृतिक विरासत बेहद समृद्ध है। कजाकिस्तान को 1991 में सोवियत यूनियन से आजादी मिली। इसके झंडे पर बना गोल्डन ईगल आजादी, ताकत और दूरदृष्टि का प्रतीक है। साथ ही इन विशाल घास के मैदानों की आजाद रूह का भी। यहीं आपको दुनिया के सबसे बड़े घास के मैदान मिलेंगे। आज कजाकिस्तान अपने इतिहास के नए दौर में प्रवेश कर रहा है। ये देश तेल, प्राकृतिक गैस, यूरेनियम और मिनरल से भरपूर है। इसके पास खेती के लिए भी बहुत बड़ी जमीन है, लेकिन ये नहीं चाहता कि इसका भविष्य सिर्फ जमीन के नीचे छिपे संसाधनों पर टिका रहे। इसलिए कजाकिस्तान इंडस्ट्री, सर्विसेज, टेक्नोलॉजी और AI के जरिए अपनी इकोनॉमी को मजबूत बना रहा है। रुस्लान मतियेव, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और AI मिनिस्टर। आपसे मिलकर खुशी हुई। कजाकिस्तान दुनिया का 9वां सबसे बड़ा देश है, जिसका एरिया करीब 27,25,000 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन इसकी आबादी सिर्फ करीब 2 करोड़ है। जो चलिए एयरपोर्ट चलते हैं। अब हम मंगिस्टाउ रीजन जाएंगे। ये पश्चिमी कजाकिस्तान में है, अलमाटी से 3.5 घंटे की फ्लाइट पर। 3.5 घंटे इसी देश में? हाँ, सब इसी देश के अंदर। और ये तो अभी देश का सिर्फ आधा रास्ता है। सिर्फ? हाँ। चलिए चलिए। लेट्स गो। लो हम चले। अब हम कजाकिस्तान के पश्चिमी हिस्से की ओर जा रहे हैं, जहां कैस्पियन सागर और देश के विशाल तेल गैस के भंडार हैं। यहाँ आपको आकर लगेगा जैसे आप किसी दूसरे ग्रह पर पहुंच गए हो। यह है कैस्पियन सागर। मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया मेरे देश की खूबसूरती देखे। क्या आपको लगता है लोग इसे कम जानते हैं? हाँ भाई, बिल्कुल। इतनी खूबसूरत जगह होने के बावजूद यहाँ बहुत कम टूरिस्ट आते हैं। अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलो भाई, मंगल ग्रह चलते हैं। चलो। हाँ। मंगल ग्रह। अब हम एक बिल्कुल अलग दुनिया में जा रहे हैं। यह है मंगिस्टाउ रीजन, जहां से एक प्राचीन समुद्र गायब हो गया था। इन गजब नजारों को देखिए। ये कजाकिस्तान के छिपे हुए प्राकृतिक अजूबों में से एक है। इन चट्टानों की दरारें देखिए। लाखों साल तक हवा और बारिश ने इन्हें ये शानदार आकार दिया है। पैरों के नीचे आज भी शार्क के दांत दबे हुए हैं। शार्क के दांतों के फॉसिल ज्यादातर यहीं मिलते हैं, और यहाँ से नीचे की तरफ इस इलाके में ऐसे फॉसिल आसानी से मिल जाते हैं। ये लाखों साल पुराने हैं। ये कभी टेथिस महासागर का तल हुआ करता था। लाखों साल पहले वो महासागर सिकुड़कर गायब हो गया। 10 लाख साल से भी ज्यादा पुराना। 10 लाख साल? हाँ, 10 लाख साल से भी ज्यादा। यहीं से मिला? हाँ हाँ। सलामकुम जी मैर साहब। हाँ जी। राती 300 रुपया तुसी पाया है। जा झूठ नहीं बोल। हाँ। इसके बाद हम पहुंचे राजधानी अस्ताना। यह है अस्ताना। 30 साल पहले तक ये शहर मौजूद ही नहीं था और सिर्फ ठंडे और वीरान घास के मैदान थे। यह है राजधानी अस्ताना।
जरा इसे देखिए, यही दुनिया की सबसे बड़ी टेंट जैसी इमारत है और कई हैरान कर देने वाली बिल्डिंग्स भी। सर्दियों में अस्ताना का तापमान -40 डिग्री तक पहुंच जाता है। फिर भी कजाकिस्तान ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। उसने अपनी राजधानी यहाँ शिफ्ट की और यहाँ शुरू से पूरा नया शहर बसाया। आपका स्वागत है कजाकिस्तान में। तो ये ट्रेडिशनल कजाक ड्रेस, पूरा आउटफिट। हाँ, और इनमें से हर एक अलग अलग मौकों के लिए होता है। क्या ये लोग ऐसे ही ग्रीट करते हैं? हाँ, ये ऐसे ही एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। घोड़े हमारे लिए बहुत अहम है, ये हमारी पहचान है। हम इन्हें प्यार करते हैं, इनकी सवारी करते हैं, इनका ख्याल रखते हैं और इन्हें खाते भी हैं। खाते भी हैं? हाँ, क्योंकि ये टेस्टी होते हैं। ये तो बाघ जैसा लग रहा है। हाँ। सच में? क्या वो हमें अभी दिखाएंगे? हाँ हाँ। लेकिन कहानी सिर्फ शानदार आर्किटेक्चर तक सीमित नहीं। आज कजाकिस्तान सेंट्रल एशिया का सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी हब बनने की कोशिश कर रहा है। ये विशाल बिल्डिंग देख रहे हैं, ये पूरी की पूरी एआई को डेडिकेटेड है। यहीं पर हमारी मुलाकात कजाकिस्तान के एआई मिनिस्टर से हुई। यही है कजाकिस्तान का भविष्य। क्या आपको पता है कि कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम प्रोड्यूसर है? ये वही यूरेनियम है जिससे न्यूक्लियर पावर प्लांट चलते हैं और आज दुनिया भर के देश इसकी होड़ में लगे हैं क्योंकि एआई को बहुत ज्यादा बिजली चाहिए। इसके बाद हम पहुंचे LM.ai। अब हम इस बिल्डिंग के अंदर जा रहे हैं। ये वो जगह है जहां टैलेंट, रिसर्च और इनोवेटिव कंपनियां साथ आती हैं। हेलो, ताकि आने वाले कल की टेक्नोलॉजी बनाई जा सके। जरा ऐसे देखिए। हाँ, ये एवेटार है। तो ये दुनिया का पहला एआई म्यूजियम है। इसे सिंगुलैरिटी म्यूजियम कहते हैं। यहाँ पे एआई की पूरी हिस्ट्री देख सकते हैं। ये तो बढ़िया लग रहा है। ये पहला कंप्यूटर है, ये IBM है। आखिर ये कैसे मुमकिन है? 30 साल पहले उन्होंने इसे कैसे बना लिया? हाँ। एआई सिनेमा? हाँ। कजाकिस्तान का अपना पहला एआई यूनिकॉर्न भी है जिसका नाम है हिग्सफील्ड एआई। ये टेक्स्ट टू वीडियो जनरेशन टेक्नोलॉजी बनाती है। ऐसी टेक्नोलॉजी दुनिया के सिर्फ 4 देशों में है, अमेरिका, चीन, UK और कजाकिस्तान। और हमारे इस एआई यूनिकॉर्न की वैल्यू 1.3 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। हाँ, आप बस प्रॉम्प्ट लिखिए और ये टेक्स्ट को वीडियो में बदल देगा। ये सब कजाक के युवाओं ने बनाया है। इनकी औसत उम्र 24 से 25 साल है। इन्होंने बनाया? हाँ, ये अलमाटी के हैं। इनमें से कुछ के पास यूनिवर्सिटी की डिग्री भी नहीं है। मतलब ये इतने यंग हैं। हाँ, इन्हें एलॉन और मेटा दोनों से ऑफर मिले थे। वो इन्हें खरीदना चाहते थे लेकिन इन्होंने ऑफर से मना कर दिया और अपना काम खुद ही जारी रखा। ये अभी एआई के साथ खेल रहा है? हाँ, एआई के साथ खेल रहा है। यही है। ये तो इसे बहुत सीरियसली ले रहा है। हाँ। ये एरिया इवेंट्स के लिए है। हाँ, यहाँ आराम से 300 से 500 लोग आ सकते हैं। हाँ, वहाँ एक रोबोट जोन भी है। ये तो रोबोटिक्स लैब है। बच्चों के लिए भी ये अलग एरिया है। यहाँ बच्चों के लिए अपनी अलग खास जगह है। इस तरह फ्यूचर सिटीज बनाए जाते हैं। आमतौर पर बच्चे यहाँ आते हैं, देखिए यहीं बैठकर पढ़ते हैं। पढ़ाई के लिए कितनी शानदार जगह है। तो आप लोग युवाओं पर इन्वेस्ट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल। ये जगह 24/7 खुली रहती है। यहाँ एक साथ 1000 स्टूडेंट्स आ सकते हैं और पीछे आपको सबसे बड़ी मस्जिद भी दिख रही होगी।
ये सब बिल्कुल फ्री है। ऑनलाइन सर्विसेज की क्वालिटी के मामले में कजाकिस्तान दुनिया के टॉप 10 देशों में शामिल है और यूएन इंडेक्स के मुताबिक ई गवर्नमेंट डेवलपमेंट में टॉप 24 में है। यहाँ लगभग सभी पर्सनल डॉक्यूमेंट्स डिजिटलाइज हो चुके हैं। कजाकिस्तान की इकोनॉमी लगभग पूरी तरह कैशलेस है। ये तो बहुत एडवांस शहर है। हाँ, एडवांस देश। और यहाँ हमारा डेटा सेंटर वैली प्रोजेक्ट है। हम बहुत सस्ती कीमत पर बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। उदाहरण के लिए हमारे पास कोयले के बड़े भंडार हैं, कोयला जो अगले 200 सालों से भी ज्यादा समय तक एनर्जी दे सकते हैं। हाँ, वाह, हम दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर हैं। हम न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बना रहे हैं। हमारे पास खुद की सैटेलाइट प्रोडक्शन फैसिलिटी भी है और पिछले साल से हम सैटेलाइट एक्सपोर्ट भी करने लगे हैं। ई रेजिडेंट प्रोग्राम, डिजिटल नोमैड वीजा, डिजिटल नोमैड रेजिडेंसी। ई रेजिडेंसी, हाँ वाह। गोल्डन वीजा भी है। हाँ, गोल्डन वीजा। मैं इसे कैसे ले सकता हूँ? सिर्फ ऑनलाइन? हाँ, बस ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। इसके बाद हम पहुंचे। अभी हम एस्तना हब में हैं। ये पूरी रीजन का सबसे बड़ा इनोवेशन सेंटर है। इसे हम यूरेशिया के बीचों बीच एक छोटी सी सिलिकॉन वैली भी कह सकते हैं। कजाकिस्तान दुनिया भर से स्टार्टअप्स, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स और एंटरप्रेन्योर्स को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। ये देश अब यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट को जोड़ने वाला एक नया गेटवे बन चुका है। एस्तना में ही सेंट्रल एशिया की सबसे बड़ी मस्जिद है, तो हमने वहां जाकर नमाज अदा करने का फैसला किया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। दुनिया का सबसे बड़ा गुंबद, इसकी ऊंचाई 83.2 मीटर है। ये कारपेट भारत के नई दिल्ली में सिर्फ 6 महीने में बुना गया, खास हमारी मस्जिद के लिए। यह हाथ से बनाया गया है और आधिकारिक तौर पर ये दुनिया के सबसे बड़ा कारपेट है, जिसका कुल एरिया 16,000 स्क्वायर मीटर है। इसका साइज तो देखिए। ये पूरी दीवार इटली में बनाई गई। इसमें 2.5 करोड़ कांच के टुकड़े लगे हैं। हर कांच का टुकड़ा 10, 20 या 30 मिलीमीटर का है। यह सब हाथ से बनाया गया है और इससे बनने में 1 साल लगा। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। कजाकिस्तान के विशाल रेगिस्तान के बीच स्थित है बाइकनूर, जो दुनिया के सबसे मशहूर स्पेस पोर्ट्स में से एक है। कमाल! यही वो जगह है जिसने इतिहास की दिशा बदल दी। यहीं से उड़ने वाले रॉकेट्स और स्पेसक्राफ्ट्स ने एक साम्राज्य को बनते और गिरते देखा। लेकिन कजाकिस्तान को विरासत में सिर्फ स्पेस का गेटवे ही नहीं मिला, उसे वो ताकत भी मिली जो पूरी धरती को तबाह कर सकती थी। जब सोवियत यूनियन टूटा तो कजाकिस्तान के पास अनजाने में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा आ गया। 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स, जिसकी ताकत ब्रिटेन, फ्रांस और चीन के कुल न्यूक्लियर हथियारों से भी ज्यादा थी। अभी अभी आजाद हुआ ये देश दुनिया की न्यूक्लियर सुपर पावर्स के बीच खड़ा था, लेकिन इसने अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के तहत अपने सारे न्यूक्लियर हथियार छोड़ने का फैसला किया। We have just transferred approximately 600 kilograms highly enriched uranium out of Kazakhstan at the request of the government of Kazakhstan. वॉरहेड्स को रूस भेज दिया गया। ये जगह कजाकिस्तान के अंदर है, लेकिन इसे रूस ने लीज पर लिया हुआ है और ज्यादातर वही इसे ऑपरेट करता है।
अब हम उस फैसिलिटी में जा रहे हैं जहां रॉकेट्स को असेंबल किया जाता है, उन्हें इस विशाल जमीन से लॉन्च करने से पहले। कमाल की जगह है भाई। नहीं, बाइकनूर में हम सिर्फ एक तरह के रॉकेट लॉन्च नहीं करते। ठीक है। हमारे पास कई तरह के रॉकेट हैं। आप लोगों को स्पेस में भेजते हैं और सैटेलाइट्स भी? हाँ, लोग, सैटेलाइट्स, जानवर, कीड़े, सब कुछ भेजते हैं। सच में? एक बार हमने रोबोट भी भेजा था। फिलहाल तो सिर्फ सैटेलाइट्स। अगर कोई भी कंपनी अपना सैटेलाइट लॉन्च करना चाहे तो वो हमसे संपर्क करके कह सकती है, हाय दोस्तों, हम अपना सैटेलाइट भेजना चाहते हैं। यही सारे पार्ट्स असेंबल किए जाते हैं, स्पेयर पार्ट्स। हाँ, पार्ट्स। और यही रॉकेट भी तैयार होता है? हाँ, यही रॉकेट असेंबल होता है। ठीक है, लेकिन फैक्ट्री कहाँ है दुनिया भर में? रूस के अलग अलग हिस्सों में। और ये जो रिंग्स हैं, इनसे रॉकेट को पकड़ा जाता है। हाँ, ये बहुत विशाल हैं। ये प्लेटफॉर्म ऊपर नीचे, आगे पीछे, हर दिशा में मूव कर सकते हैं। ये पूरा इक्विपमेंट रॉकेट्स को मेंटेन और असेंबल करने के लिए है। यह है रॉकेट ट्रांसपोर्टेशन यूनिट। सच में? मेरे ठीक पीछे वो ट्रांसपोर्टर खड़ा है जो रॉकेट को लॉन्च पोजीशन तक ले जाकर उसे सीधा खड़ा करता है। शायद ये दुनिया की सबसे अजीब ट्रेन है। तो रॉकेट यहाँ रखा जाता है? हाँ, जैसे आप देख रहे हैं, इसके लिए खास रिंग्स हैं। फिर ये यूनिट रॉकेट को लॉन्च पैड तक ले जाती है, उसे सीधा खड़ा करती है और लॉन्च पैड पर सेट कर देती है। यानी ऐसे ऊपर? हाँ, फिर लॉन्च हो जाता है। यही वो मशीन है जो हम हमेशा देखते हैं? बिल्कुल वही जो खुलती है। यहीं से रॉकेट लॉन्च होते हैं? हाँ, लेकिन इस जगह को नए सोयूज 5 के लिए मॉडर्नाइज किया गया है। रॉकेट वहीं लगाया जाता है? हाँ, यानी यही लॉन्च पैड है और ये पूरी बिल्डिंग जमीन के नीचे 6 मंजिल तक जाती है। नीचे लोग काम कर रहे होते हैं और जब रॉकेट लॉन्च होता है तो ये पूरी तरह सुरक्षित रहता है क्योंकि ये बंकर जैसा है। जो ट्रांसपोर्टेशन यूनिट हमने अभी देखी थी वो यहाँ आती है, फिर ये उसके बीच में आती है और रॉकेट को ऊपर उठा देती है। वाह, यही रॉकेट रखा जाता है। वो जले हुए निशान दिख रहे हैं? हाँ। ये रॉकेट लॉन्च के निशान हैं। आप जानते हैं, जब रॉकेट लॉन्च होता है तो हमें लगता है कि वो धुआं है। हाँ, लेकिन वो धुआं नहीं, पानी की भाप होती है। ये आग की लपटों से होने वाले वाइब्रेशन को कम करती है। तो यहाँ और नासा में क्या फर्क है? कोई फर्क नहीं, बस सिस्टम अलग है। जैसे बोइंग और एयरबस में फर्क होता है, बाइकनूर एक अनोखी जगह है क्योंकि पहली बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा कॉस्मोड्रोम है। ठीक है। दूसरी बात, स्पेस में जाने वाला पहला इंसान यहीं से गया था। दुनिया का पहला रॉकेट भी यहीं से गया था। दुनिया का पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट भी यहीं बाइकनूर से लॉन्च हुआ था। पहली महिला यहीं से गई थी? यहीं से गई थी। पहला यूट्यूबर शायद वो भी यहीं से जाएगा। मैं पहला बनूंगा। इसे गैस टनल कहते हैं। रॉकेट की सारी आग नीचे जाती है? हाँ, ये नीचे चली जाती है जिससे रॉकेट के वाइब्रेशन कम हो जाते हैं। हाँ। अब हम लॉन्च पैड के नीचे जा रहे हैं। इमरजेंसी में सब लोग इसी टनल से बाहर निकलते हैं। इनका कहना है कि अगर कभी इमरजेंसी हो तो सभी इंजीनियर्स इसी टनल से निकलते हैं। गर्मी हो या सर्दी, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ का तापमान हमेशा 22 से 26 डिग्री के बीच रहता है। और ये टनल सीधे कंट्रोल रूम से जुड़ी हुई है। भाई, ये खत्म ही नहीं हो रही। ओह, ओह, ओह। इवैक्यूएशन के समय ये लाइट जला दी जाती है। के समय ये लाइट जला दी जाती है। ये सोवियत यूनियन के समय बनी थी। हाँ, और अब हम कंट्रोल एरिया में पहुंचेंगे। हाँ, यहीं से हर चीज कंट्रोल की जाती है, रॉकेट लॉन्च का हर एक स्टेप।
ये तो सचमुच जमीन के नीचे बसा एक शहर है। इन दरवाजों को देखिए। एक कमरा सिर्फ रॉकेट को इस पोजीशन में लाने के लिए है। यहीं रॉकेट में ईंधन भरा जाता है। पेट्रोल पंप। हाँ भाई, ये तो सच में रॉकेट साइंस है। यहाँ रॉकेट साइंस सिखाने के लिए एक अलग सेंटर भी है। यहीं से स्पेस तक पहुंचने वाला पहला रॉकेट लॉन्च किया गया था, यहीं कजाकिस्तान में, इसी दूर दराज रेगिस्तान से, ठीक मेरे पीछे से। दस्तावेजों में इसे लॉन्च पैड नंबर 1 कहा जाता है। पूरे रॉकेट को सिर्फ 4 हुक संभालते हैं। हाँ, अब इस टनल को देखिए। इन्होंने ये पूरी टनल खोदी क्योंकि उस समय उन्हें पता नहीं था कि रॉकेट लॉन्च होने पर दबाव कितना जबरदस्त होगा। जरा ऐसे देखिए। यहीं से 600 से ज्यादा रॉकेट लॉन्च हो चुके हैं। ये है छोड़ा हुआ बुरान स्पेस शटल प्रोजेक्ट, जो सोवियत दौर से जैसा का तैसा पड़ा है। यकीन ही नहीं होता। ये सचमुच की जगह है या एआई? नहीं नहीं, ये बिल्कुल असली जगह है। हाँ, ये असली जगह है। पहले ये मेंटेनेंस और रिफ्यूलिंग स्टेशन था। ये जगह कोल्ड वॉर के दौर की है। और ये वाला 90% तैयार था, लेकिन प्रोग्राम बंद हो गया, इसलिए इसे कभी लॉन्च नहीं किया गया। यानी लॉन्च के लिए तैयार था, फिर भी रोक दिया गया। क्यों? ये सिस्टम कोल्ड वॉर के दौरान बनाया गया था। हाँ, जो सोवियत यूनियन और पश्चिमी देशों के बीच चल रही थी, उनके रिश्ते अच्छे नहीं थे। 90 के दशक के आखिर में सबके रिश्ते सुधर गए, तो फिर इस प्रोग्राम की जरूरत ही नहीं रही, इसलिए इसे ऐसे ही छोड़ दिया। हाँ, इसे ऐसे ही छोड़ दिया। फिर किसी ने इसे इस्तेमाल नहीं किया? नहीं। क्यों? क्योंकि इसे सिर्फ एक बार 1988 में लॉन्च किया गया था। लगभग 40 साल हो गए और आज भी सब कुछ वैसा ही है। हाँ, इसे हिलाया तक नहीं गया। किसी ने इसे छुआ तक नहीं? किसी ने नहीं। ये शटल देख रहे हैं, 40 साल पहले इसके हर एक पार्ट की कीमत एक कार जितनी थी। बहुत महंगा था। ये पूरा प्रोग्राम बहुत महंगा था, क्योंकि इन्होंने सिर्फ एक रॉकेट नहीं बनाया था, इसके लिए पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया था। उस समय सुपर पावर्स के बीच की टक्कर कुछ वैसी ही थी जैसी आज चीन और अमेरिका के बीच है। इस बिल्डिंग के अंदर सोवियत यूनियन का बनाया हुआ सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर रॉकेट खड़ा है। वो कहाँ है? ओह, अरे ये तो असली वाला है। ये सचमुच का रॉकेट है। इसे बुरान स्पेस शटल को ले जाने के लिए बनाया गया था। दुनिया का सबसे बड़ा गेट। ये गेट है। कैसे? हाँ, ये गेट है। इस रॉकेट का नाम एनर्जिया M है। यहाँ M का मतलब है स्मॉल। ये इसका छोटा वर्जन है। हाँ, ये छोटा वर्जन है। अभी जो बुरान हमने देखा वो इसी रॉकेट पर लगाया जाता है। इसकी ऊंचाई लगभग 50 से 55 मीटर है। तो ये छोटा रॉकेट है। हाँ, ये छोटा है। भाई, अगर ये छोटा है तो हम क्या हैं? इस गेट को देखिए, तो ये ऊपर उठता है ताकि रॉकेट बाहर निकल सके। नहीं, ये ऊपर नहीं उठता, साइड में खिसकता है। भाई, क्या अब मैं स्पेस जा सकता हूँ? स्पेस जाने के लिए कितने लाइक्स चाहिए? अभी आपने जो शटल देखा था उसका नाम बुरान है और उसे उस रॉकेट के ऊपर लगाया जाता, फिर दोनों साथ में स्पेस के लिए लॉन्च होते, बिल्कुल फिल्मों की तरह। लेकिन ये कोई फिल्म नहीं,
ये असली जिंदगी है। ये सारे कंट्रोल पैनल अब छोड़ दिए गए हैं। ऐसा लगता है जैसे सोवियत यूनियन के टूटने वाले दिन से यहां समय थम गया हो। हम बाइकनौर में हैं। मेरे पीछे ये पहिए दिख रहे हैं, ये विशाल गेट खुलता है। इन्हीं पहियों पर स्लाइड करके खुलता है। और ये पूरी बिल्डिंग 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची है। यूएसएसआर। सिर्फ पार्क में घूमते घूमते ये सब देखने को मिल जाता है। ये पार्क परिवारों के लिए बनाया गया है, जहां रॉकेट्स की रेप्लिका लगी हुई है। ये शहर टूरिज्म के लिए नहीं बना था। इसे सोवियत यूनियन के सबसे बड़े स्पेस प्रोग्राम के लिए बसाया गया था। इन्होंने हमें एक मिनिएचर रॉकेट गिफ्ट किया। हम जहां भी जाते हैं लोग हमें गिफ्ट देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, कजाकिस्तान जरूर आइए। अरे ये तो मेरी फोटो है। हाँ इससे बेहतर वेलकम हो ही नहीं सकता। यही है कजाकिस्तान। हम उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस डॉक्यूमेंट्री को मुमकिन बनाने में हमारी मदद की। वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए।